नेक्स्ट है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इसमें सीखेंगे। पोलर का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आर्गेंट प्लेन होता है और उसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज करिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा x कॉमा वाई को। ये जो x एक्सिस है इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो y एक्सिस है उसको हम इसके लिए इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ये जो ओरिजिन है इसको ओरिजिन ना बोल के पोल बोलते हैं। ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओ और पी को कनेक्ट करिए। तो ये जो ओ और पी के बीच के डिस्टेंस है स्मॉल आर या मॉडुलस जेड इसको बोलते हैं। तो जो आपने सीखा था कि जेड का मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उसका मतलब समझिए कि मॉडुलस का क्या मतलब होता है। अगर जेड किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आर्गेंट प्लेन में, तो ओरिजिन यानी कि पोल से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देखिए इसकी ज्योमेट्री को, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये m हो जाएगा। तो o से लेके m तक की डिस्टेंस x हो जाएगी और m से लेके p तक की डिस्टेंस y हो जाएगी। तो जो r है इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, इसको मॉडुलस z या r से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल ये तो एक्सिस, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है ना? हाँ हाइपोटेनस का फॉर्मूला है। तो ये राइट ट्राइंगल बन गया यहाँ पे बेटा। ये देखो अगर ये पॉइंट x कॉमा y है तो ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। तो इससे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो एंगल है मॉडुलस लाइन और रियल एक्सिस के बीच का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा दैट इज थीटा। और थीटा को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और इसका दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो इसको आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको ए आर जी जेड से डिनोट करते हैं या ए एम पी जेड से डिनोट करते हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको हमने थीटा सपोज कर लिया कि ये थीटा है। तो थीटा की इसमें कंडीशन होती है कि थीटा माइनस पाई से पाई को बिलोंग करता है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई तक रहेगी। देखो ये जीरो यहाँ पे आई है तो ये माइनस पाई हो गई, माइनस पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड है। तो हर एक पोजीशन के लिए एंगल है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से पाई तक होगी। माइनस पाई इसमें इक्वल नहीं है, माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है। तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होगी। पाई हो सकती है, माइनस पाई नहीं हो सकती। तो जो पॉइंट रियल एक्सिस पे लाई करेगा, जो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा उसके लिए थीटा जीरो होगा। जो यहाँ पे लाई करेगा उसके लिए थीटा माइनस पाई बाय टू होगा। जो यहाँ पे लाई करेगा उसके लिए थीटा पाई बाय टू होगा। और जो यहाँ पे लाई करेगा उसके लिए माइनस पाई नहीं होगा, उसके लिए थीटा पाई होगा। ठीक है, ये तो लाइंस की बात हो गई। ये जो लाइंस हैं एक्सिस की, इन लाइंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट कितना होता है। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसका आर्ग्यूमेंट जीरो होगा। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसका आर्ग्यूमेंट पाई होगा। वाई एक्सिस के ऊपर पाई बाय टू और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय टू होगा। अब इनके बीच में क्या होगा आर्ग्यूमेंट? अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट को अल्फा लेते हैं
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई माइनस अल्फा होगा। अब पाई से आगे तो जा नहीं सकते, तो ये माइनस पाई में प्लस करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होगा माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 0 माइनस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें टेन अल्फा की वैल्यू से हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है, जैसे ये जो पिक्चर बनी हुई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बनी हुई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा उसी को अल्फा बोलते हैं। मतलब ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है तो यही अल्फा है, उसके लिए एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें अगर हम टेन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वेयर टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा उससे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मॉडुलस उससे निकाला जा सकता है, टेन अल्फा उससे निकाला जा सकता है। तो जब टेन अल्फा आ जाएगा तो उससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ये डिसाइड करोगे कि जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जिस भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस क्वाड्रेंट के हिसाब से अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको इसका आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना बड़ा आसान है। अब इसकी पोलर फॉर्म को पढ़ते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होती है। तो आप यहाँ से देखिए कि एक्स अपॉन आर किसके इक्वल होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कॉस थीटा हो गया, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा। इसी तरह से वाई अपॉन आर साइन थीटा हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। ये एक्स और वाई न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। कैसे आवाज आ रही है बेटा? सर कट के आवाज आ रही है, कम आ रही है आवाज? कट के आ रही है सर। ठीक है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। कितनी देर हो गई आवाज खराब आते हुए? सर थोड़ी देर पहले से ही। हाँ बेटा, अभी आवाज सही हुई है? ऐसी कर दिया, कट के आ रही है आवाज। सर कट के। एक मिनट फोन करना, मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। अभी कैसी है आवाज बेटा, बताओ जरा। हेलो, सर, अब अभी ठीक आवाज आ सही रही आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? कट के आ रही है अभी भी। अभी भी कट के आ रही है? आपकी आवाज तो बेटा बिल्कुल क्लियर आ रही है एकदम। अच्छा, थोड़ा सा फोकस करिए, देखिए थोड़ी बहुत देर में सही हो जाएगी आवाज। तो इसमें हम इसे हमने x और y की वैल्यू निकाली, तो ये x अपॉन आर हो गया cos थीटा, तो x की वैल्यू हो गई r cos थीटा, और y अपॉन आर sin थीटा हो गया, तो y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। तो इसमें r कॉमन निकाल लीजिए बेटा, तो ये cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में होती है वैल्यू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म।
ठीक है, तो दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो आर का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मॉडुलस z इज इक्वल टू आर। और ये जो ब्लॉक्स में बने हुए हैं ये फॉर्मूले याद रखने। पहले आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन x। और फिर जब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि थीटा कैलकुलेट करेंगे, और आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको पोलर फॉर्म मिल जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप इसके एग्जांपल्स करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 माइनस √3 आयोटा। फाइंड मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है और पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है। तो z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। इसको हम x प्लस आयोटा y से कंपेयर करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू -√3। x और y दोनों आ गए। नाउ मॉड्यूलस z, मॉडुलस z हो जाएगा √x² प्लस y²। -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो 1 + 3 4 और 4 का अंडर रूट हो गया 2। तो मॉड्यूलस की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। नाउ tan अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो tan अल्फा हो जाएगा मॉड्यूलस y/x। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -√3, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -1, तो ये √3 आ गई। tan अल्फा इज इक्वल टू √3 और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, यानी कि tan π/3। तो ये हमें अल्फा मिल गया। अल्फा अभी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं कर रहा है। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल है। नाउ z लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो z थर्ड कोऑर्डिनेट को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट इज थीटा, इज इक्वल टू -π प्लस अल्फा। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू -π प्लस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू -π और अल्फा हो गया π/3, तो दिस इज इक्वल टू -2π/3। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू भी है, तो इससे अब हम पोलर फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू डालिए इसमें 2 और थीटा की वैल्यू डाल दीजिए -2π/3 प्लस i sin -2π/3। cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा के इक्वल। तो ये इसका पोलर फॉर्म आ गया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गया।
आप अगर इसमें इसको सॉल्व करोगे, इसके वैल्यू निकालोगे, तो यही टर्म बन जाएगा। तो आपको यहीं पे छोड़ना है, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में छोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आर कैलकुलेट करिए, सीधा सा फॉर्मूला है, tan अल्फा निकालिए, उसे अल्फा आ जाएगा। फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि z कौन से कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता है। एक्स वाई के साइन से ये पता लगेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट को बिलोंग करेगा। ये आपको सर अच्छी एक तरह से बार पता है। सर एक बार ये बता दो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्यों लाई किया? ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कैसे कैसे होते हैं, ये आपको आता है समझ में कि ये तो आता ही होगा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ओके सर। तो एक्स और वाई के साइन से ये हम आसानी से पता कर लेंगे कि वो कौन से कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता है, और कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस तरह से हम मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एक सर स्क्रीनशॉट ले अल्फा की लीजिए। वैल्यू पाई/3 कैसे आ रही है? ये √3 tan 60 डिग्री होता है ना, इस √3 tan 60 डिग्री, 60 का मतलब हो गया π/3। तो इसको कंपेयर करो तो tan tan के इक्वल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू π/3 हो गया। कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सर एक बार ये बता दो कि पोलर फॉर्म में ये -2 π/3 था कॉस वाला, वो माइनस क्यों हट गया? ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव एंगल्स का ट्रीटमेंट के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में सर। आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। यस सर, ओके सर। तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा था, और यस इसका सर। टॉपिक था इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नेगेटिव एंगल्स। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसका माइनस तो खत्म हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको करके बताइएगा क्या उसका आंसर आएगा। कन्वर्टिंग पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। 2 मिनट का टाइम है, इसको फटाफट करिए जल्दी। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा बेटा। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आई है, इसको x प्लस आयोटा y से कंपेयर करिए, तो x1 हो जाएगा और y माइनस 1 हो जाएगा। तो मॉडल z यानी कि r हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2। tan अल्फा मॉडुलस y अपॉन x के इक्वल हो जाएगा -1/1, दैट इज 1। तो tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, और 1 होता है tan π/4, therefore अल्फा इज इक्वल टू π/4। अब देखिए कि z कौन से कोऑर्डिनेट को बिलोंग करता है। z लाइज इन x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। So therefore argument of z, that is theta, is equal to minus alpha। तो थीटा हो जाएगा -π/4।
सर -1/1 होगा। मॉडुलस भी है ना बेटा, मॉडुलस भी लगा हुआ है। -1/1 तो -1 होगा, लेकिन मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा। ओके सर। मॉडुलस समझते हो ना, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉडुलस -1 की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके सर। तो अब हमें r मिल गया और थीटा मिल गया, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा, दैट इज √2 cos -π/4 प्लस I sin -π/4। देखिए cos cos थीटा के इक्वल होता है, और sin थीटा sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसका पोलर फॉर्म हो गया, ये आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर थीटा की वैल्यू निकालना एक बार और बता दीजिए। थीटा के लिए जो आपको टेबल बनाई थी ना, फॉर्मूला tan अल्फा से अल्फा निकालोगे, और वो बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फा होता है। थीटा के लिए ये फॉर्मूला था। थीटा की वैल्यू -π से π के बीच में होती है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए अल्फा, सेकंड के लिए π माइनस अल्फा, थर्ड के लिए -π प्लस अल्फा, और फोर्थ के लिए माइनस अल्फा। जहाँ पे पाई होता है, लेकिन पाई से आगे नहीं जा सकते, तो -π प्लस अल्फा लिखेंगे। ये 0 0 माइनस अल्फा 0 प्लस अल्फा, तो ये इसके आर्ग्यूमेंट के लिए फॉर्मूला है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं π/4, और थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा है, तो ये माइनस अल्फा मतलब -π/4 होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Modulus and argument of purely real and purely imaginary numbers. First case देखिए, this is z is equal to 4i है, and this is equivalent to the point 0,4. तो 4i का मतलब है z is equal to 0 plus 4i, तो x 0 हो जाएगा और y 4 हो जाएगा। तो अब देखिए कि 0,4 कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट बनेगा 0,4। तो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसानी से देख सकते हो। ये जो लेंथ है ये कितना है, 40 यूनिट्स। 4 मिनट्स। तो इसका मतलब मॉडुलस z हो गया 4। और ये जो पोजीशन है ये 0 की पोजीशन है, थीटा इज इक्वल टू 0। ये पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू π/2 की। ये पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू पाई, और ये पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू -π/2। तो जो प्योरली रियल नंबर है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे या नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। अगर इसके ऊपर लाई करते हैं तो थीटा 0 होगा, इधर लाई करते हैं तो थीटा पाई होगा। और जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं, पॉजिटिव होंगे तो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, और नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो इस तरफ π/2 हो जाएगा और नीचे की तरफ -π/2 हो जाएगा। तो 0,4 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/2 हो गया। ठीक है, तो मॉडुलस z तो 4 के इक्वल हो गया, मॉडुलस z इज इक्वल टू 4, और जो आर्ग्यूमेंट z है यानी कि थीटा, वो π/2 के इक्वल हो गया। तो आप डायरेक्टली डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जरा आप बताइए, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू -3,
इसका मॉड्यूलस बताइए और आर्ग्यूमेंट बताइए कितना होगा। मॉड्यूलस 3 होगा। हाँ, मॉड्यूलस जेड 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखिए -3 + 0 आयोटा, और फिर देखिए कि किस पॉइंट के इक्वल होगा, फिर इसको मार्क करिए। -3, 0 इस तरफ होगा, ये हमारा पॉइंट हो गया पी। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस 3 है, इसलिए मॉडुलस जेड 3 के इक्वल हो गया। अब बताइए आर्ग्यूमेंट कितना होगा। सर पाए। हाँ, तो ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लग रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई, तो थीटा पाई के इक्वल होगा। इसका एक अरे स्क्रीनशॉट एक ले बार लीजिए। मॉड्यूलस फिर से बता दो, मॉड्यूलस 3 कैसे आया? मॉडुलस ओरिजिन से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, तो ओरिजिन से पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3। 3। ऐसे यहाँ पे ओरिजिन से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस 4 हो गई। चाहो तो आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो, √x² + y² वाला, उससे भी 3 आएगा। ओके लेकिन सर। प्योरली रियल और इमेजिनरी नंबर्स के लिए आपको बस थोड़ा सा ही सोचना है, तो आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट का पता लग जाएगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जांपल्स। होमवर्क हो गया बेटा, ये आपको काम करना है होमवर्क में, एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जांपल्स। और ट्रिग्नोमेट्री के असाइनमेंट का याद रखिएगा, रोज 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं और डाउट्स टिक करके रखने हैं। संडे को हम उसको डिस्कस करेंगे। ये तो बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, हाफ एन आवर में सर कंप्लीट हो जाएगी। सर फर्स्ट वाले नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में करते हैं आर्ग्यूमेंट कितना आया था? इसमें बेटा। 0,4 वाले में। π/2। हाँ, ये लिखा हुआ है ना π/2 0,4, ये आर्गुमेंट लिखे हुए हैं ब्लॉक्स के अंदर। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, उसमें आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा π/2, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई और नेगेटिव वाई एक्सिस पे -π/2। ओके सर। तो एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जांपल्स होमवर्क है। और एक्सरसाइज 5.3 ये आपने 10th में करी हुई है, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। जैसे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c is equal to 0, where d is equal to b² - 4ac is less than 0. So ax² + bx + c is equal to 0 is a quadratic equation which is given to you, and d is equal to b² - 4ac is coming to be negative. तो आप 10th में क्या लिखते थे? अगर d नेगेटिव हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, तो उसका क्या मतलब होता है? नो रियल zeros। तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जो नो रियल है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो अब आप उसको नो रियल रूट्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। और आपको कॉम्प्लेक्स में अब डील करना आता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -b + √d डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फॉर्मूले से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आप नेगेटिव का अंडर रूट निकाल सकते हो। जैसे आप बताओ कि √-25 कितना होगा? व्हाट इज √-25? -5 -5। बाई नहीं, -5 नहीं होगा, ये -1 × 25, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 5 आयोटा हो गया। √3 कितना होगा? 3i 3i या √3i?
तो √3 सर। तो ये I √3 हो गया। √A माइनस B बताइए कितना होगा? A इज ग्रेटर देन B। तो A इज लेस देन B। I अगर √A A B से माइनस छोटा B। है तो √A माइनस B कितना होगा? तो √A माइनस B हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये B माइनस से। तो देखिए A अगर B से छोटा है तो B A से बड़ा होगा, यानी कि B माइनस A पॉजिटिव होगा। तो ये -1 का √ आयोटा हो जाएगा और ये B माइनस A √ के अंदर रहेगा। ठीक है, जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिखोगे तो दिस मस्ट बी रियल, ये रियल होना चाहिए। ये A माइनस B का √ ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये √ के अंदर नेगेटिव है, और ये रियल है क्योंकि √ के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है। इस बात को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि सर इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं तो एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के रियल मल्टीपल्स होते हैं। ये √ के अंदर नेगेटिव है, मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है जैसे ये है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको हमने क्या किया, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया है। तो A माइनस B नेगेटिव है लेकिन B माइनस A पॉजिटिव है, तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया और ये √B माइनस है। अब ये पॉजिटिव का √ हो गया, मतलब ये रियल हो गया। ठीक है, तो आपको √ के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी रखनी है। अगर नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लीजिए, उसके √ को आयोटा लिखिए, और √ के अंदर आप पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो दैट विल बी आ रियल क्वांटिटी। सर अगर A बिगर देन B होता तो? तब तो वो रियल होता है, उसको तो फिर ऐसे ही छोड़ते √A माइनस B, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही नहीं, तो उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती। फिर तो जैसे 10th में करते थे वैसे ही करेंगे। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 हो गई, -4ac, 1 माइनस 24, तो ये 1 माइनस 24 माइनस 23 के इक्वल होगा, तो d इज इक्वल टू -23। नेगेटिव है तो d नेगेटिव है, इसका मतलब इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। तो इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, तो b की वैल्यू 1 हो गई, प्लस माइनस √23 डिवाइडेड बाय 2a, a हो गया 2k को, तो -1 प्लस माइनस √23 आयोटा, तो 23 का स्क्वायर रूट तो √23 हो गया, और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस √23/4 आयोटा। तो ये तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना। 10th में आप ये कर चुके हो, बस इसको सीखना है कि नेगेटिव के स्क्वायर रूट को किस तरह से लिखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो अब आपको ये भी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 5
0.3 with examples. इसका एक शॉट ले लीजिए. इतना होमवर्क काफी है बेटा, और पढ़ाऊं आपको? अभी 2 एक्सरसाइजेस करनी है आपको.